जय हिंद साथियों। आज की है क्लास एमपी टेट वर्ग 3 के लिए रामबाण क्लास होने वाली है, क्योंकि इसमें हम मैथ के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। और यह सारे क्वेश्चन 6 मार्च 2022 सेकंड शिफ्ट एग्जाम के हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से, क्योंकि शिफ्ट में मैथ के कुछ बहुत शानदार क्वेश्चन पूछे गए थे जिनके इस बार भी आने की पूरी संभावना है। तो देखिए, योग का पता लगाएं, तो ये तो सभी लोग कर लेंगे। यहाँ पर तीनों संख्याओं के हर समान है तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा 667, और तीनों को जोड़ दीजिएगा ऊपर को तो मिलेगा 1708। ठीक है, बहुत आसान है, इसलिए आप ये मैं सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ, आप लोग ये कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, भाषा में आप लोग फंस सकते हो। ठीक है, देखिए 6 पदों का औसत 24 है और पहला पद शेष पदों के योग का 1/5 है। पहला नंबर क्या होगा? तो देखिए पद कितने हैं 6 और औसत कितना है 24। तो 6 पद हैं, 24 उनका औसत है, तो कुल योग कितना हो जाएगा 6 पदों का? तो आप कहोगे 24 गुणा 6, तो 24 गुणा 6 कितना होगा 144। ये हमारे पास क्या आ गया 6 पदों का योगफल आ गया। अब देखिए आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ। देखिए 2 3 4 5 6, ये हमारे टोटल 6 पद हैं। देखिए कहा गया है जो पहला पद है, जो ये पहला पद है, ये शेष 5 पदों के योग का 1/5 है। मतलब यदि मैं 5 पदों का योग 5x मान लूं तो पहला पद क्या होगा x होगा। ठीक है, कैसे आया? क्योंकि कहा गया है कि जो पहला पद है वह शेष पदों के योग का 1/5 है, तो हमने इसको माना 5x, इसको x। क्लियर? अब देखिए यदि हम इन सारे पदों को जोड़ें, x धन 5x बराबर कितना आना चाहिए 144 आना चाहिए। तो हम कहेंगे 6x बराबर 144, तो x बराबर 24। तो पहला पद क्या हो गया हमारा 24 हो गया, जो विकल्प बी में दिया हुआ है ये अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं चाहूँ तो इसको देखते ही आंसर आपको बता सकता था, लेकिन कुछ लोगों की मैथ कमजोर है तो मैं नहीं चाहता कि उन्हें समझ में ना आए। मैं चाहता हूं सभी लोगों को साथ में लेकर क्लास लूं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। ए, बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष है। बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष है। ए की वर्तमान उम्र क्या होगी? देखिए बहुत ही आसान सवाल है। ठीक, अब आप लोग देखें यहाँ पर ए, बी और सी कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। औसत आयु कितनी है 25, तो तीनों की आयु का योग कितना होगा 3 गुणित 25 मतलब 75। ये हमारे पास क्या आ गया ए, बी और सी की आयु का योग। ठीक है, अब बी और सी कितने व्यक्ति होगा? बी और सी 2 व्यक्ति हैं। औसत आयु कितनी है 25, कितना योग आ गया 50 वर्ष। अब हमें चाहिए किसकी आयु है? हमें चाहिए भाई ए की आयु। तो हम क्या करेंगे, ए, बी और सी में से बी और सी को घटा देंगे तो ए की आयु मिल जाएगी कितनी 75 में से 50 जाएगा तो 25। ठीक है, राइट आंसर यहां पर हमारा होगा 25 वर्ष, जो विकल्प सी में दिया हुआ है। और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, है ना? देखिए यदि आप लोग लाइक नहीं करोगे तो मैं क्या है क्लास बंद कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग बार बार कमेंट करते हो कि सर क्लास लो क्लास लो। मैं बहुत बिजी हूं, लेकिन आप लोग कमेंट कर रहे हो बार बार, इसलिए मुझे जितना टाइम मिल रहा है तो भी मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, तो आपका कर्तव्य है आप लोग वीडियो को लाइक किया करो और आपके जो साथी हैं उनके साथ शेयर भी कर दिया करो। लगातार 7 संख्याओं का औसत n है। अगली 2 संख्या को शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा? अब देखिए एक क्वेश्चन बिल्कुल इतना आसान है कि देखते ही आंसर आना चाहिए। मैं आपको समझा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। देखिए संख्याएं कितनी हैं 7, तो मैं 7 संख्या यहां पर ड्रा कर लेता हूं। 2 3 4 5 6 7, ये हमारी 7 संख्याएं हो गई।
ठीक है, कहा गया है इनका औसत n है। ध्यान दीजिए, लगातार संख्याएं बोला है। लगातार का मतलब क्या होता है, जैसे 6 7 8 9 10 11, मतलब लगातार रूप में है। तो आप लोगों ने जब औसत चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि जो हमारा औसत होता है वह हमेशा बीच वाली संख्या होती है। मतलब यहां पर मैं कहूं जो औसत है तो यहां पर ए बीच वाली संख्या ए वाली होगी, है ना, ए तो संख्या होगी बीच वाली, तो ए यहां पर औसत है जो है n। क्लियर। अब कहा गया है कि यदि हम इसमें अगली दो संख्याओं को और शामिल कर लें तो नया औसत क्या होगा। तो चलिए इसमें हम क्या है, दो संख्याएं और शामिल कर लेते हैं। देखिए 1 और 2। अब आप लोग बताएं टोटल संख्याएं कितनी हो गई, 9 हो गई। तो बताइए जब 9 संख्याएं हो गई टोटल, तो अब जो औसत है वो क्या होगा। तो भैया अब औसत के लिए बीच वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, ए वाली हो जाएगी, है ना। ए हो गया अपना नया औसत। ठीक, 4 संख्याएं इस साइड, 4 संख्याएं इस साइड, और ये हमारा औसत नया हो गया। तो हम कह सकते हैं जो नया औसत है वो क्या हो गया हमारा n+1, क्योंकि ये एक इससे ज्यादा हो गया है। तो हम कह सकते हैं एक की वृद्धि हो गई। क्लियर हो गया ना आपको ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 5 पदों का औसत 50 है। यदि पहले 4 पद 45, 42, 119 और 84 हैं तो अंतिम पद बताइए क्या होगा। बहुत इजी है यार। देखिए पद कितने हैं, 5। सॉरी मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ, अभी आपको समझाने के लिए मैंने कलर चेंज कर लिया था। अब मैं फिर से वही कलर कर लेता हूँ जिससे आपको आसानी से दिखे। देखिए पद कितने हैं, पद हैं यहाँ पर 5। 5 पद हैं, उनका औसत है 50। तो 5 पदों का योग कितना होगा, 50 गुणित 5 मतलब 250। ये हमारा क्या आ गया, 5 पदों का योग आ गया। जिसमें से जो 4 पद हैं वह ए थे, तो चारों पदों का योग कितना होगा, तो उनको जोड़ लीजिए। जोड़ोगे कैसे, देखिए 4 और 9 13, 13 और 2 15 और 5 20, 20 का 0, कैरी 2 आ गया। 8 और 1 9, 9 और 4 13, 13 और 4 17 और 2 19, 19 का 9 आगा जाएगा, ठीक है। और कैरी 1 और 1 और 1 2, 290। अब आप लोग बताएं 5 पदों का जो योग है वह 250 है, जिसमें से 4 पदों का योग है 290। तो 5वां पद क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, 5 पद के योग में से 4 पदों का योग घटा देंगे तो 5वां पद मिल जाएगा। तो 250 में से 290 माइनस होगा तो मिलेगा माइनस का 40। तो हम कह सकते हैं जो 5वां पद है वह माइनस का 40 होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। और यदि आपका कोई डाउट है किसी क्वेश्चन को लेकर तो आप बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक। 10 संख्याओं का औसत 23 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि हो जाती है तो नया औसत क्या होगा। ये तो देखिए बिल्कुल आपको देखते ही आंसर देना चाहिए। देखिए 10 संख्याओं का औसत था 23। अब आप लोग ये बताएं जब प्रत्येक संख्या में 4 4 की वृद्धि हो रही है ना, ऐसा तो नहीं है किसी को कम हो रहा है, 10 संख्याओं में 4 4 की वृद्धि हुई, तो आप लोग ही बताएं जब हर संख्या में बराबर की वृद्धि हो रही है तो भाई मेरे जो औसत है उसमें भी 4 की वृद्धि होगी। मतलब औसत भी क्या है, 23 से 4 प्लस हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो ये हो है विकल्प सी हमारा राइट आंसर होगा 27। क्लियर। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 56 से विभाज्य है। देखिए अभी तक जो 3 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे उसमें 56 से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन धीरे धीरे क्या है लेवल बढ़ रहा है ना। तो 56 को हम क्या करेंगे, 56 का पहाड़ा आता नहीं है तो टेंशन मत लो। 56 को हम लिखेंगे 8 गुणे 7। क्या लिखेंगे हम, 8 गुणे 7 में हम तोड़ लेंगे। और हमने 8 का नियम बताया था कि यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों में भाग चला जाए 8 का तो वह पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। यहां पर देखिए 285 में 8 से भाग दीजिए, 8 3 24 बचा 45 में भाग जाएगा कि 8 से नहीं जाएगा, मतलब ये क्रॉस हो गया। यहां पर 228 में भाग दीजिए 8 से, 8 दूनी 16 और 16 बचा 6 तो 68 हो गया, 68 में भाग नहीं जाएगा 8 से।
ठीक है, तो ये भी क्या नहीं हो सकता। अब इसमें देखिए 288, 8 3 24 बचा 4, 8 6 48, चला गया 8 से भाग। और इसमें अब 7 का भाग भी देख लाना है ना, दोनों का भाग इसमें जा रहा है, इसलिए जो हमारा राइट आंसर है वह विकल्प सी के साथ जाएगा। ठीक है, विकल्प सी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। ओके, विभाज्यता वाला एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जिसमें कोई भी संख्या से आपको भाग दे के देखना है तो आप बिल्कुल चुटकियों में देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 19 से विभाज्य है? देखिए तो आप लोग कर लेंगे, क्योंकि संख्या 4 अंकों की है और 19 का पहाड़ा सभी को आता है। ठीक है, तो मैं इसको छोड़ देता हूं, ठीक, क्योंकि आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, 4 अंकों की संख्या है और पहाड़ा भी 19 का है। चलिए, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे प्रश्नों की आने की पूरी संभावना है इस बार भी। यदि x बराबर 2 और y बराबर 1 तो कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? मैंने आपको बताया था 3 और 9 का जब विभाज्यता चेक करना हो तो बहुत आसान नियम है, सबसे आसान। क्या करो, संख्या के जो अंक हैं सारे अंकों को जोड़ लो और जो भी योग आता है उसमें यदि 3 से भाग चला जाए तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी, और यदि उसमें 9 से भाग चला जाए संख्या में तो पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। कैसे होगी, अभी ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, हम पहले विकल्प ए में चेक करते हैं, सारे अंकों को जोड़िए, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 में क्या जोड़ना है, प्लस x प्लस y। अब x प्लस y की मान क्या है, x का मान 2 है, y का मान 1 है, तो x प्लस y कितना हो जाएगा, 2 और 1 3। कितना हो जाएगा हमारा, x प्लस y का मान हो जाएगा हमारा 3। तो हम क्या करेंगे, x प्लस y की जगह पर 3 रखेंगे, तो 14 और 3 17 हो जाएगा। क्या 17 में 9 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, मतलब विकल्प ए हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। अब आते हैं विकल्प बी पर। इसी तरह यहां पर चेक कीजिए, 7 और 3 10, 10 6 16, 16 और 5 21, और x प्लस y का मान कितना निकाला हमने, 3 निकाला है, तो 21 और 3 कितना हो जाएगा, 24। क्या 24 में 9 से भाग जाएगा पूरी बार, नहीं जाएगा, तो विकल्प बी भी हमारा नहीं होगा। अब विकल्प सी को चेक कीजिए, 5 और 4 9, 9 और 6 15, प्लस x प्लस y का मान 3 है, तो 15 में 3 जुड़ेगा तो 18, 18 में 9 से भाग जाएगा, बिल्कुल भाई जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो विकल्प सी में संख्या लिखी हुई है ए वाली, इसमें क्या है, ये 9 से विभाज्य होगी जब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, और यदि आप कोई कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो आप लगे रहोगे, आप सोचोगे कैसे सॉल्व करना है। ठीक, इसी बात पर आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन 14 से विभाज्य है? अब देखिए 5 अंकों की संख्या है और 14 से देखना है, तो 14 का एक काम करते हैं, हम 14 को हम तोड़ लेते हैं 2 गुणित 7 में। ठीक है, अब तो आसान हो जाएगा, सभी लोग कर लेंगे। ठीक है, मतलब जो संख्या 2 से जाएगी और 7 से विभाज्य होगी वह संख्या 14 से विभाज्य हो जाएगी। तो 7 का पहाड़ा सभी को आता है, तो आप लोग कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 और 3 से विभाज्य है? 5 और 3 से तो मैंने बता चुका हूं, अभी मैं बताया था 3 का नियम कि संख्या के अंकों को जोड़ने पर जो योग आता है यदि उसमें 3 से भाग चला जाए तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। जैसे यहां पर देखें विकल्प ए में 7 और 6 13, 13 और 8 21, 21 7 28, 28 5 33, 33 में 3 से भाग जाएगा, बिल्कुल भाई 11 बार जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो विकल्प ए में संख्या है ये 3 से विभाज्य होगी। इसके अलावा इसका इकाई अंक क्या है, 5 है, तो इसमें 5 से भाग भी चला जाएगा। मतलब जो विकल्प ए में संख्या दी हुई है ये 5 से और 3 से दोनों से विभाज्य होगी, क्योंकि 5 से विभाज्य होने के लिए संख्या का इकाई अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो। ये 5 का नियम कहता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थपूर्ण नहीं है? ये तो हलवा क्वेश्चन है।
कैसे, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, जो हमारा 1 2 3 होता है, जो हमारे नंबर होते हैं इनको अलग अलग लिपि में लिखा हो जाता है। जैसे आपने लिखा होगा 1, है ना, इस तरह से हम अलग अलग लिपि में लिखते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, आंसर देखते साथ ही देख सकते हो, ऐसा नहीं लिखा जाता किसी भी नंबर को, ठीक है। बाकी आपको पता ही होगा ये कितना लिखा हुआ है ना, ये 15 लिखा हुआ है, ठीक। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित व्यंजक में इकाई का अंक क्या होगा, बताएं आप लोग। यहां पर राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो देखिए, इकाई का अंक निकालना है तो हमें इकाई के अंक से मतलब है, संख्या भले ही कितनी बड़ी हो उससे कोई मतलब नहीं है, घबराइए मत। क्या करिए, इसका इकाई अंक 4 है, इसका 8 है, जैसा मैं करता हूं वैसा बता रहा हूं। तो 8 का गुणा 4 में होगा तो 32 हो जाएगा। मैं तोड़ लेता हूं, है ना, 7 का गुणा 3 में होगा तो 21 होगा। देखिए, केवल आपको इकाई अंक पर ही ध्यान देना है, बाकी हमें मतलब नहीं है किसी से, क्योंकि हमें इकाई अंक निकालना है। अब इन दोनों में देकर दो आप, इसका इकाई अंक 2, इसका 1, 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 हो जाएगा, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। या आप चाहें तो सीधा भी कर सकते हैं, 8 चौके 32, है ना, फिर 2 32 का इकाई अंक 2 आएगा तो 2 का गुणा 7 में होगा तो 14 होगा, इकाई अंक 4 हो जाएगा, 4 का गुणा 3 में होगा तो 12, 12 का इकाई अंक 2 होगा। वैसे भी आप सीधा कर सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा है 2 या 3 के जोड़े बना लो, ऐसे में क्या है, गलती होने की संभावना ना के बराबर रहती है, ठीक। चलिए अगला देखिए, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। रीता ने अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए बस से 20 किलोमीटर 300 मीटर की दूरी कार से, देखिए यहां पर लिखा हुआ है, रीता ने अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए बस में 20 किलोमीटर और 300 मीटर की दूरी तय की और कार से 8 किलोमीटर 8 मीटर की दूरी तय की और 600 मीटर पैदल चली। तो बताना है उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी है। तो कुछ नहीं करना, यहां पर टोटल दूरी आपको जोड़ देना है। तो कैसे जोड़ते हैं, देखिए, किलोमीटर में किलोमीटर जोड़ेंगे और मीटर में मीटर। देखिए यहां पर 20 किलोमीटर है और यहां पर 8 किलोमीटर है, तो 20 और 8 कितना हो गया, 28 किलोमीटर हो गया। कितना हो गया, 28 किलोमीटर हो गया। अब मीटर को देखिए, ये यहां पर 300 मीटर और यहां पर 8 मीटर, तो 308 हो जाएगा और यहां पर 600, है ना, तो 600 और 300 900 और धन 8, तो हो गया 28 किलोमीटर और 908 मीटर, ठीक है। कुछ व्यवहारिक भी आप कर लिया करो, हर चीज में आप वही मत करा करो कि पहले लिखोगे फिर जोड़ोगे, ठीक है। इतना आसान है तो आप सीधा ही कर सकते हो। तो ऐसा देखिए, 28 किलोमीटर 908 मीटर ये विकल्प सी में दिया हुआ है, जो अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक डिब्बे में 200 सिक्के हैं, उनमें से आधे सिक्के 10 रुपए के हैं और अन्य आधे 5 रुपए के हैं, बॉक्स में कितना पासा है। अब देखिए यार, ये तो इतना सही है यार। देखिए 200 सिक्के टोटल हैं, ठीक, जिनमें से आधे, 200 का आधा कितना होता है, 100, जो 100 सिक्के हैं ये 10-10 रुपए के हैं और बाकी के जो 100 सिक्के हैं वह 5-5 रुपए के हैं। तो टोटल पैसा कितना हो जाएगा, तो भाई 100 सिक्के 10 रुपए के हैं तो मतलब ये होगा 1000 रुपये और 100 सिक्के 5-5 रुपए के तो ये होगा 500, तो 1000 धन 500 कितना हो गया, 1500। विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये आ गया है पेडागोजी का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अंकगणित माध्य का सही सूत्र है। देखिए अंकगणित माध्य का सही सूत्र, तो माध्य का आपको मालूम ही होगा, सभी प्रेक्षणों का योग भागित प्रेक्षणों की कुल संख्या। जैसे ही औसत निकालते हैं वैसे ही हम माध्य निकालते हैं, ठीक है। ये बेसिक सूत्र होता है माध्य का, ठीक। विकल्प डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिए, दो संख्याओं में 5 का अंतर है, यदि उनका गुणनफल 336 है तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को लंबा खींच देते हैं या उन्हें कठिन लगता है। बिल्कुल आसान है, एक फार्मूला ध्यान रखिए बस, उससे ऐसे जो प्रश्न आते हैं बिल्कुल आप देखते ही आंसर दे सकते हो, चाहे उनका अंतर दिया हो, चाहे योग दिया हो, चाहे गुणनफल दिया हो।
तीन में से आपको दो चीजें दी रहेंगी और एक आपको निकालना होगी। तो देखिए यहां पर क्या है, मान लेते हैं वह हम दो संख्या x और y है। ठीक, अब यहां क्या कहा गया, दो संख्याओं में अंतर 5 का है, मतलब x माइनस वाई बराबर 5 ये दिया हुआ है। और दोनों संख्याओं का गुणनफल तो x का गुणा y में होगा, ये दिया हुआ है 336। इतना क्लियर हो गया। अब आपको ध्यान रखना है कौन सा फार्मूला, देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है 4xy। ये फार्मूला ध्यान रखिए, ऐसे सवाल आप तुरंत कर दोगे। अब देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 5, तो इसका वर्ग होगा तो हो जाएगा 25 बराबर 4xy। तो 4xy का मान कितना है 336 है। बस देखिए 4 का गुणा 336 में होगा तो कितना आ जाएगा, गणा करिए आप, 4 छू 24 का 4 कैरी 2 आ गया, 4 3 12 और 2 14, 14 का 4 आया 1, 4 3 12 और 1 13, 1344 हो गया। और ये 25 क्या है, 25 इस साइड आएगा तो इस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1344 धन 25 कितना हो गया 1369। अब देखिए यहां का हम वर्ग हटाएंगे तो इस पर वर्ग लग जाएगा, तो x धन वाई बराबर हो जाएगा रूट ऑफ 1369। तो 1369 किसका वर्गमूल होता है, तो आप कहोगे 37 का वर्गमूल होता है ना। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जा मिल जाएगी हमें 37 मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अंजू और संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:15 था। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब देखें आप यहां पर अंजू है और संध्या है, दो लोग हैं यहां पर, अंजू और संध्या। इनकी जो आयु का अनुपात है, वर्तमान आयु का अनुपात, वह 13:17 है। ध्यान रखिएगा ये वर्तमान है, क्या है वर्तमान। 4 वर्ष पहले, तो भैया 4 वर्ष पहले अंजू और संध्या की आयु का अनुपात कितना था 11:15 था। भैया कितना था 11:15। इतना सभी को क्लियर हो गया। अब बताना है 6 वर्ष बाद, मतलब वर्तमान से 6 वर्ष बाद क्या होगा इनका अनुपात। तो यहां पर आप लोग एक चीज ध्यान दें, देखिए 4 वर्ष पहले अनुपात 15 था और वर्तमान में हो गया 17, मतलब 2 की वृद्धि हो गई। और यहां भी देखिए 11 से 13 हुआ है ना। जब भी क्या है अनुपात बड़ा, मतलब जैसे यहां 11 से 13 हुआ, यहां 15 से 17 हुआ। अंजू और संध्या के अनुपात में क्या है बराबर की वृद्धि हुई है, 2 और 2 अनुपात की, है ना। 2 अनुपात यहां बढ़ गया, 2 यहां पर बढ़ गया। तो ऐसे में क्या करना है आपको, सीधा आपको यहां पर ट्रैक लगा देना है। कैसी, मतलब हम कह सकते हैं कितना अनुपात बढ़ा, यहां पर बढ़ा हुआ है 2 अनुपात, और समय में डिफरेंस कितना है तो 4 वर्ष का। ठीक है, तो 2 अनुपात बराबर 4 वर्ष है, तो 1 अनुपात बराबर कितना आ जाएगा, 4 में 2 से भाग लगाएंगे तो 2 बचेगा। तो 1 अनुपात की वैल्यू मिल गई हमारे पास 2 वर्ष। तो अब ये जो हमें 2 की 1 अनुपात की वैल्यू मिल चुकी है, इसको यहां पर हम क्या करेंगे रख देंगे। तो यहां पर 13 अनुपात है तो इसमें 2 का गुणा होगा, और 17 अनुपात इसमें 2 का गुणा होगा। ठीक है, तो देखिए 13 में 2 का गुणा हुआ तो हो गया 26, और 17 में 2 का गुणा हुआ तो हो गया 34। तो अंजू की और संध्या की वर्तमान आयु आ गई कितनी 26 और 34। मतलब एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, अब बताना है 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो भाई मेरे 6 वर्ष बाद क्या होगा, 6 इसमें प्लस होगा और 6 इसमें प्लस होगा, तो कितना हो जाएगा, अंजू की आयु हो जाएगी 26 और 6 32, और संध्या की हो जाएगी 34 में 6 प्लस होगा तो 40। जब आपसे आयु पूछे तो आप बताते 32 और 40, लेकिन यहां अनुपात पूछा है तो यहां पर आप क्या करेंगे भाग लगा दीजिए। किससे कट जाएगा दोनों संख्याएं, देखिए 8 से दोनों संख्याएं कट जाएंगी, 8 चौके 32 और 8 पंचे 40।
मतलब 6 वर्ष बाद जो अनुपात है वह 4:5 होगा। ये जो साथियों क्वेश्चन है अच्छे लेवल के क्वेश्चन में आते हैं। जब आप इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप चुटकियों में बिल्कुल आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए 4:5 कहाँ, विकल्प डी। ठीक है, चलिए अगला देखिए, ये तो बहुत आसान सवाल है, सीधा सूत्र लगाना है। एक घनाभ की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो 15 गुणे 10 गुणे 25, 15 का गुणा 10 में होगा तो 150, 150 गुणे 25, 25 शून्य शून्य, 25 पंचे 125, कैरी 12 आ गया, 25 एकम 25 और 12 37, सॉरी 37 लिखना था, मैंने यहाँ पर 1300 लिख दिया है। कितना है, 25 और 12 37, अरे 37, तो हो गया हमारा 3750। राइट आंसर क्या होगा, 3750। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर है, घन का आयतन क्या होगा। देखिए घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके लिए सूत्र होता है 6a² और इसकी वैल्यू दी हुई है 96। तो a इसके बराबर कितना आ जाएगा, 96 में 6 से भाग जाएगा तो 16, a बराबर आ जाएगा 4। अब हमें चाहिए क्या, घन का आयतन। घन का आयतन होता है a³, तो a की वैल्यू 4 है, 4 का घन होगा तो आ जाएगा 64, क्योंकि 4 का घन 64 होता है, तो 64 घन सेंटीमीटर आयतन होगा। ठीक है, राइट आंसर विकल्प सी के साथ जाएगा। क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। एक वर्ग का क्षेत्रफल x है, यदि इसकी भुजाओं को दोगुना कर दिया जाए तो नया क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए भाषा का खेल है, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कैसा भी सवाल आ जाए आप उसे कर दोगे, इसलिए मैं आपसे बोलता हूं पहले कॉन्सेप्ट समझो, है ना। एक वर्ग का क्षेत्रफल x है, हमने अभी पढ़ा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a²। इस सूत्र हम जानते हैं, जहां पर a क्या है, भुजा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल a² होता है और इसकी वैल्यू दी हुई हमें x दी हुई है। a बराबर कितना हो जाएगा, यहां का वर्ग हटेगा तो यहां लग जाएगा, रूट लग जाएगा तो x। तो हमने जो वर्ग है इसकी भुजा निकाल ली, कितनी हो गई, √x हो गई। ठीक, अब कहा गया है यदि इसकी भुजा को दोगुना कर दिया जाए, अभी भुजा कितनी है, √x है, दोगुना कर दिया जाए तो भुजा कितनी हो जाएगी, बाद में 2√x हो जाएगी, क्योंकि हमने से कर दिया दोगुना। अब आप बताएं, पहले भुजा √x थी, अब हमने कर दी 2√x, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 2√x का वर्ग करेंगे तो इस नए वर्ग का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4, √x का वर्ग होगा x, तो 4x है जो ए नया क्षेत्रफल हो जाएगा वर्ग का। राइट आंसर यहां पर विकल्प सी होगा। क्लियर हो गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक वर्ग की भुजाएं दोगुनी कर दी एक वर्ग की भुजाएं दुगनी कर दी जाती हैं, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। अब देखिए जैसा हम क्वेश्चन कर चुके हैं, ये वैसा ही कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन है ना, वैसा ही क्वेश्चन है सेम। वर्ग की भुजाएं दोगुनी कर दी जाती हैं तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। आप लोग ये माने, देखिए एक वर्ग है, ठीक है, जिसकी भुजा क्या है, a है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप कहोगे a² होता है। मान लो इस वर्ग की भुजा को दोगुना कर दिया जाए, मतलब 2a भुजा हो जाए, तो अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप कहोगे 2a का वर्ग, तो 2a का वर्ग कितना होता है, तो आप लोग कहोगे 2a का वर्ग होता है 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और a²। तो आप लोग देख लीजिए, पहले क्षेत्रफल था a², बाद में हो गया 4a², तो वृद्धि कितने की हो गई, 4a। देखिए यहां वृद्धि हो गई है 3a² की, और पहले कितना था, a²। हम निकाल रहे हैं परसेंटेज, तो 100 का गुणा करेंगे, a से काट देंगे, 3 का गुणा 100 में होगा तो आ जाएगा 300%। मतलब इसमें 300% की वृद्धि हो चुकी है इसके क्षेत्रफल में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। गणित की परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है।
वे गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं। नहीं यार, परियोजना गणित में अंक प्राप्त करना आसान, ये पहला कथन ही क्या है, सही नहीं है, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। बाकी वे अन्वेषण कौशल को प्रोत्साहित करते हैं, ये तो सही है। समस्या समाधान कौशल को बढ़ाना, ठीक है, बाकी सभी सही थे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री अर्थात TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल कक्षा 4 के छात्रों के लिए 1/10 1/100 से अधिक है, यह समझाने के लिए सबसे उपयुक्त होगी। तो देखिए 1/10 1/100 से अधिक है, इसको समझाओगे आप ग्रिड पर, है ना, इसमें आप आसानी से समझा सकते हो। इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। जो भी TLM मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते हैं वहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं पेडागोजी में, तो वो आपको बता देंगे, ठीक है। निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम में गणित के महत्व का कारण नहीं है? तो गणित सभी विज्ञान का आधार है, बिल्कुल विज्ञान की कुंजी कहा गया है। निर्णय लेना, है ना, ये भी सही है डिसीजन मेकिंग के लिए। और यांत्रिक संगणना तो ये नहीं है ना, ये तो आप देखते ही समझ जाओगे, मैकेनिकल की बात हुई यहां पर, है ना। अगला देखिए, एक कक्षा में एक बुद्धिशीलता सत्र को शुरू करने पर एक शिक्षक खाली स्थान को छोड़कर निम्नलिखित उद्देश्य रखता है। तो क्या रखता है? शिक्षक जोखिम लेने के डर को खत्म करना चाहता है, ये तो भाई अच्छी बात है। पूर्ण ज्ञान का लाभ उठाना चाहता है, बिल्कुल। और एक ही समस्या के लिए एक से अधिक दृष्टिकोण रखना चाहता है, ये भी सही है। लेकिन जो सही उत्तर ज्ञात करना, ये दृष्टिकोण नहीं रखता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गणित में मौखिक काम एक समस्या को हल करने के लिए प्रारंभिक दौर में क्यों इतना महत्वपूर्ण है? गणित में मौखिक काम एक समस्या को हल करने के लिए प्रारंभिक दौर महत्वपूर्ण क्यों है? यह पैसे की बचत करता है? नहीं। इस तकनीक के अध्ययन से एक लंबे समय के लिए याद रखा जा सकता है? नहीं। आप नेगेटिव कथन काट दो, आपको सही आंसर मिल जाएगा। यह बहुत थका देने वाली तकनीक है? नहीं, बल्कि क्या है, इसके परिणाम स्वरूप कुछ चरणों की अनुपस्थिति से समय और प्रयास की बचत हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया ना, आप बहुत सारे कैलकुलेशन मन में किया करो, मौखिक किया करो, लिखा मत करो, इस यही तो है टाइम मैनेजमेंट। इससे क्या है, समय की आपकी बचत होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक गणित के शिक्षक ने छात्रों की कमजोरियों और कठिनाइयों को खोजने के लिए, देखिए चाहे गणित हो चाहे हिंदी हो, पेडागोजी क्या है, एक जैसी रहती, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, बाकी तो वैसी रहती है। देखिए गणित का शिक्षक है, छात्रों की कमजोरियों को कठिनाइयों का पता लगाना चाहता है, तो जब खोजने की बात होती है तो वहां पर होता है निदानात्मक। क्या होता है? निदानात्मक परीक्षण करना होता है। इससे पता चलता है कि छात्रों में कौन कौन सी कमजोरियां होती हैं, है ना। और इसके बाद होता है उपचारात्मक, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? विकल्प डी होगा। चलिए अगला देखिए, पाठ्यक्रम अवश्य ही शिक्षार्थी की खाली स्थान से मिलना चाहिए। तो सीधा है आवश्यकता से, जो हमारा शिक्षार्थी की आवश्यकताएं हैं उसी के अनुसार पाठ्यक्रम मैच होना चाहिए, ठीक है। आप देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इजी है लेकिन बहुत। 13/4 किलो चीनी से 1/16 किलो चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? देखिए ये तो बहुत आसान है। कुल चीनी कितनी है? 13/4, और एक पैकेट का भार कितना है? 1/16। तो पैकेटों की संख्या में कैसे निकालोगे आप? इसमें भाग लगा दोगे। तो 13/4 ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 16/1, क्योंकि जब ऊपर जाएगा तो ये पलट जाएगा। 4 चौके 16, 13 चौके 52, कितने पैकेट बनेंगे? 52 बनेंगे। तो राइट आंसर हमारा होगा क्या? विकल्प सी। सॉरी 52 दिया है विकल्प डी में, माफ कीजिएगा। 52 है, लेकिन हमारा आंसर सही आया ना 52। क्या है, यहां पर डबल डबल विकल्प दिए हुए हैं इंग्लिश और हिंदी किससे, तो कभी कभी क्या कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो साथियों यहां पर आज हमने मैथ के 30 बेहतरीन क्वेश्चन कर लिए हैं कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ। आपको क्लास कैसी लगी
कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ठीक है, इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।